हेलो बच्चों, मैं अग्रवाल रुचि राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। तो बच्चों, हमारा फर्स्ट चैप्टर एंड हो चुका है। हमने उसके क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व कर लिए हैं। आपको सभी समझ में आ भी गया होगा और आपने सभी क्वेश्चन आंसर याद भी कर लिए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं सेकेंड चैप्टर के साथ, जिसका की नाम है उपभोक्ता का संतुलन। तो बच्चों, उपभोक्ता किस प्रकार संतुलित होता है, तो इसके लिए हमें पहले ये जानना जरूरी है कि उपभोक्ता होता क्या है। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं। तो बच्चों, उपभोक्ता कौन होता है? जो कि वस्तुओं और सेवाओं को उपयोग में लेता है। वैसे उपभोक्ता कौन है? आप भी उपभोक्ता हैं, मैं भी उपभोक्ता हूँ। और यदि मैं कहूँ कि पूरे विश्व में हर एक व्यक्ति क्या है? उपभोक्ता, क्योंकि कोई ना कोई वस्तु या सेवा का उपभोग तो हर एक व्यक्ति अवश्य करता है। तो वस्तु या सेवा का उपभोग करने से क्या होता है? उसकी आवश्यकता की संतुष्टि होती है। जैसे कि मुझे भूख लग रही है, मैंने खाना खाया, तो खाना खाने से जो मेरी भूख की जो आवश्यकता थी उसको क्या मिली? संतुष्टि मिली। तो मैंने खाना खाया है, इसीलिए मैं क्या हो गई? उपभोक्ता। आया समझ में कि जो उपभोक्ता क्या होता है? वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है और उनका उपभोग कर अपनी आवश्यकताओं को क्या करता है? संतुष्टि प्रदान करता है। उसे ही हम क्या कहते हैं? उपभोक्ता। तो बच्चों, उपभोक्ता का उद्देश्य क्या होता है? अब जैसे कि आपके पास लिमिटेड मनी है, तो आप क्या चाहते हैं कि उस लिमिटेड मनी में या जो सीमित आय है, आपके पास सीमित मुद्रा है, तो आप ये चाहेंगे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीद लूँ। जो चीज़ हमें 100 रुपये की 90 में मिल रही है, तो हम क्या करेंगे? वही लेना पसंद करेंगे, या 100 रुपये की चीज़ 100 रुपये में ही लेना पसंद करेंगे? तो यही होता है कि उपभोक्ता अपनी आय को इस प्रकार खर्च करना चाहता है कि उसे अधिक से अधिक क्या मिले? संतुष्टि प्राप्त हो। यही उसका क्या होता है? उद्देश्य। तो आइए देखते हैं कि उपभोक्ता क्या है। उपभोक्ता वह है जो वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग कर संतुष्टि प्राप्त करता है। ठीक है बच्चों, अब उसके उद्देश्य की बात कर लेते हैं कि उपभोक्ता का मुख्य उद्देश्य अपनी आय को विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं में खर्च कर अपनी संतुष्टि को क्या करना है? अधिकतम करना है। ये उपभोक्ता का उद्देश्य होता है कि अपनी संतुष्टि को क्या करे? वो अधिकतम करे। ठीक है बच्चों, तो उपभोक्ता और उपभोक्ता का उद्देश्य ये तो हमने जान लिया, लेकिन आप इसको कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिएगा। हम जो भी पढ़ते हैं या जो भी लिखा होता है वो आपके नोट डाउन करने के लिए लिखा होता है, ताकि कि आप उसको रिवीजन कर सकें और एग्ज़ाम में आप आराम से उसका आंसर लिख पाएंगे। ठीक है, अब हम आगे के लिए ये देखते हैं कि जो उपभोक्ता है उसके संतुलन को समझने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं उपभोक्ता के व्यवहार को जानने के लिए कौन कौन से विश्लेषण हैं। तो अर्थशास्त्र में उपभोक्ता के व्यवहार को जानने के लिए दो प्रकार के विश्लेषण प्रचलित हैं। एक तो है गणनावाचक विश्लेषण और एक है क्रमवाचक विश्लेषण। अब ये क्या है? तो बच्चों, ये पूरा जो लेसन है वो इन्हीं दोनों विश्लेषण पर आधारित है। पहले हम इनका शॉर्ट में अध्ययन करेंगे और उसके बाद हम इनको डिटेल में देखेंगे। तो गणनावाचक विश्लेषण, जिसको कि हम दूसरा नाम क्या है? कार्डिनल अप्रोच या कार्डिनल एनालिसिस भी कहते हैं। और क्रमवाचक विश्लेषण को क्या कहते हैं बच्चों? ऑर्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल एनालिसिस। आप इनके इंग्लिश कीवर्ड्स भी याद रखिए, क्योंकि इन फ्यूचर ये बहुत काम आएंगे आपके। ठीक है बच्चों, तो उपभोक्ता के व्यवहार को समझने के लिए दो धारणाएं अर्थशास्त्र में: गणनावाचक विश्लेषण अर्थात कार्डिनल एनालिसिस, क्रमवाचक विश्लेषण अर्थात ऑर्डिनल एनालिसिस। अब हम इनको वन बाय वन शॉर्ट में देखते हैं। सबसे पहले आता है गणनावाचक विश्लेषण, जिसे कि हमने नाम दिया कार्डिनल एनालिसिस। तो इसमें क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है, गणना करना। इसमें हम क्या कर सकते हैं? जो हमें उपयोगिता प्राप्त हो रही है, हम उसकी गणना कर सकते हैं, अर्थात उसे माप सकते हैं, उसे संख्याओं में लिख सकते हैं, जैसे 1, 2, 3 आदि। ठीक है, अब इसको किसने प्रतिपादित किया? तो इसको हमारे प्रारंभिक अर्थशास्त्री, या फिर हम कह सकते हैं जो हमारे क्लासिकल अर्थशास्त्री हैं, जिसमें आते हैं मार्शल, पीगू, एजवर्थ, फिशर,
इन्होंने गणनावाचक विश्लेषण प्रतिपादित किया। इन्होंने कहा कि उपयोगिता को मापा जा सकता है, जैसे कि हम दूध को मापते हैं लीटर में और दूरी को मापते हैं मीटर या किलोमीटर में, वैसे ही उपयोगिता को भी माप सकते हैं। और मापने की इकाई इन्होंने क्या बताई? यूटिल्स। कि यूटिल्स में हम उपयोगिता को माप सकते हैं। जैसे कि मैंने यदि केले का उपभोग किया तो मुझे इतने यूटिल्स प्राप्त हुई, मैंने दूसरे केले का उपभोग किया तो मुझे इतनी यूटिल्स प्राप्त हुई। कोई भी संख्या हो सकती है क्योंकि संख्याओं में ही मापा जा सकता है। आइए बच्चों समझते हैं इसको कि कैसे इन्होंने उपयोगिता को मापने की तरह बताया है। देखो, गणनावाचक विश्लेषण, इसका प्रतिपादन किया मार्शल, पीगू, एजवर्थ, फिशर आदि अर्थशास्त्रियों ने। इनके हिसाब से उपयोगिता क्या है? मापनीय। जैसे कि हम बात कर चुके हैं, उपयोगिता को संख्याओं में व्यक्त किया जा सकता है, जैसे कि 10 यूटिल्स, 15 यूटिल्स, 20 यूटिल्स। और उपयोगिता को मापने की इकाई क्या बताई? यूटिल्स। ठीक है बच्चों। अब बच्चों, जो दो नियम हैं, समसीमांत उपयोगिता नियम और सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, जिसका कि हम आगे अध्ययन करेंगे, वो गणनावाचक विश्लेषण पर ही आधारित हैं। समसीमांत उपयोगिता नियम और सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम वो इसी विश्लेषण पर आधारित है। अब बच्चों, इसका नाम देख के आप डर मत जाना, बहुत इजी नियम है, हम इसको आसानी से समझ लेंगे और याद भी कर लेंगे। ठीक है, अब आगे देखें। तो बच्चों, अगली जो है उसका नाम है क्रमवाचक विश्लेषण या फिर ऑर्डिनल अप्रोच। अब इसमें क्या होता है? इनके हिसाब से उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता। क्यों नहीं मापा जा सकता? क्योंकि उपयोगिता क्या है? मनोवैज्ञानिक धारणा है। जितनी मुझे उपयोगिता मिल रही है, जरूरी नहीं है कि आपको भी मिल रही हो। जो चीज़ आपके लिए उपयोगी है, अवश्य नहीं है कि वो मेरे लिए भी उपयोगी हो। अलग अलग व्यक्तियों के प्रेफरेंस अलग अलग होते हैं, इसीलिए उपयोगिता को हम माप नहीं सकते, बल्कि उपयोगिता को क्रम दे सकते हैं कि सेब से हमें ज़्यादा उपयोगिता मिलती है, केले से हमें कम उपयोगिता मिलती है और अनार से हमें उससे भी कम उपयोगिता मिलती है। तो इस प्रकार से उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता, बल्कि उसे क्रम प्रदान किया जा सकता है, उनके लिए अधिमान दिया जा सकता है, वो भी अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। आ रहा है बच्चों समझ में? तो ये किसने दिया? ये जिन्होंने दिया उन अर्थशास्त्री का नाम था J.R. हिक्स और R.G.D. एलन। ठीक है। और अब इनमें जो क्रमवाचक विश्लेषण है उसके हिसाब से तटस्थता वक्र विश्लेषण, उसको हम समझते हैं और वही इसकी व्याख्या करता है। तो आइए देखते हैं कि क्रमवाचक विश्लेषण, इसका प्रतिपादन किया J.R. हिक्स और R.G.D. एलन ने। इनके हिसाब से उपयोगिता क्या है? भावगत धारणा है, इसे मापा नहीं जा सकता, बल्कि इसे क्रम या अधिमान दिया जा सकता है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया, केला ज़्यादा पसंद है इसलिए उसको फर्स्ट रैंक, सेब केले से कम पसंद है तो उसे सेकंड रैंक, और अनार इससे कम पसंद है तो थर्ड रैंक। तो इस हिसाब से हम उपयोगिता को क्या दे सकते हैं? क्रम दे सकते हैं, इसे माप नहीं सकते। और लास्ट जो बात की थी कि तटस्थता वक्र विश्लेषण है, वो क्रमवाचक विश्लेषण पर ही आधारित है, जिसका कि हम डिटेल में आगे अध्ययन करेंगे। तो हमने दो प्रकार की विश्लेषण की बात की, गणनावाचक और क्रमवाचक। अब हम इनको वन बाय वन डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं गणनावाचक विश्लेषण अर्थात कार्डिनल अप्रोच। तो गणनावाचक विश्लेषण हम पहले ही बता चुके हैं कि गणनावाचक विश्लेषण का दूसरा नाम क्या है? उपयोगिता विश्लेषण। क्या नाम है बच्चों गणनावाचक विश्लेषण का दूसरा? उपयोगिता विश्लेषण। याद रहेगा ना? तो उपयोगिता विश्लेषण नाम है, इसमें उपयोगिता को मापा जा सकता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि उपयोगिता होती क्या है। तो हमने अभी बात की थी कि हम किसी वस्तु या सेवा का क्या करते हैं? उपभोग करते हैं, जिससे हमारे आवश्यकता की क्या होती है? संतुष्टि। तो यही शक्ति, आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति क्या कहलाती है? उपयोगिता। जैसे मुझे गर्मी लग रही है, मैंने पंखा चलाया, तो पंखे में क्या है? हवा देने की शक्ति है, अर्थात मेरी आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति है। तो क्या हुई? ये पंखे की क्या हो गई? उपयोगिता हो गई। आ गया बच्चों समझ में? भूख लग रही है, चपाती खाई, तो चपाती में क्या हुई? उपयोगिता हुई। क्या करने की? भूख शांत करने की।
तो इस प्रकार से उपयोगिता क्या होती है? किसी भी वस्तु या सेवा के आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति। ठीक है, देखो ये दे रखा है कि किसी वस्तु या सेवा के प्रयोग द्वारा आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति को हम क्या कहते हैं? उपयोगिता। ठीक है, अब ये उपयोगिता अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग होती है। आवश्यक नहीं है कि जिस चीज़ से मुझे उपयोगिता मिल रही हो उससे आपको भी मिल रही हो। जैसे कि एक एग्जाम्पल लें, 12th क्लास की इकोनॉमिक्स की बुक। ठीक है, आप उसको पढ़ रहे हैं तो आपको उससे क्या मिल रही है? उपयोगिता, क्योंकि उससे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। आपको क्या है, एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे तो वो उसी में से आएंगे। लेकिन वही बुक क्या 7th क्लास के बच्चे के लिए है उपयोगी? नहीं, क्योंकि वो उसके लेवल के एकदम बाहर भी होगी, उसे समझ ही नहीं आएगी, और यदि वो उसको पढ़ेगा तो उसके क्वेश्चन आंसर या उसके एग्ज़ाम में से कुछ भी उसके नहीं आएगा। आ रहा है बच्चों समझ में? तो कहने का मतलब ये है कि विभिन्न व्यक्तियों के लिए विभिन्न वस्तुओं की उपयोगिता अलग अलग होती है। जैसे कि एक एग्जाम्पल और लें, यदि शराबी शराब पी रहा है तो शराब में क्या है? उसके लिए उपयोगिता है। लेकिन जो व्यक्ति शराब नहीं पीता तो क्या उसके लिए वो उपयोगी है? नहीं। तो इसी प्रकार व्यक्तियों के लिए उपयोगिता अलग अलग होती है। कि मनोवैज्ञानिक तथ्य है ये, एक वस्तु से जो प्राप्त उपयोगिता है वो विभिन्न व्यक्तियों के लिए क्या होती है? अलग अलग होती है। बच्चों, जो उपयोगिता है वो स्थान और समय के हिसाब से भी क्या होती है? अलग अलग होती है। अब वो कैसे? जैसे हॉस्पिटल तो आप गए होंगे, हॉस्पिटल में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ये मशीन, वो मशीन, एक्सरे मशीन, सिटी स्कैन मशीन। तो क्या वो सारी मशीन्स आप घर ले आए तो वो आपके लिए क्या उपयोगी होंगी? नहीं। तो स्थान के हिसाब से भी जो उपयोगिता है वो अलग अलग होती है। अब समय के आधार पर कैसे? अभी गर्मी है और यदि आप गर्मियों में बहुत सारे विंटर्स के कपड़े पहन लेंगे तो क्या वो आपके लिए उपयोगी है? नहीं। और इसी प्रकार यदि हम गर्मियों में विंटर्स के कपड़े पहन लेते हैं और विंटर्स में गर्मियों के कपड़े पहन लेते हैं तो क्या वो उपयोगी है? नहीं। तो स्थान और समय के हिसाब से भी उपयोगिता क्या होती है? अलग अलग होती है। तो उपयोगिता स्थान और समय के आधार पर भी क्या होती है? परिवर्तित होती है। तो बच्चों, हमने बात की थी कि गणनावाचक विश्लेषण के हिसाब से उपयोगिता को क्या किया जा सकता है? मापा जा सकता है। तो जो एजवर्थ हैं, एंटोनिल हैं, उन्होंने बताया कि उपयोगिता को हम माप सकते हैं। एजवर्थ, एंटोनिली और फिशर के अनुसार उपयोगिता को मापा जा सकता है। ठीक है, और मापने की इकाई तो बताई थी हमने, यूटिल्स। अब जो उपयोगिता निर्भर किस पर करती है? तो उपयोगिता किस पर निर्भर करेगी? जो हम उपभोग की वस्तुएं ले रहे हैं, जो वस्तुओं का सेवन कर रहे हैं या उपभोग कर रहे हैं, उनकी मात्रा पर उपयोगिता निर्भर करती है। जैसे मैंने अभी बताया, मैं केले का उपभोग कर रही हूँ, सेब का कर रही हूँ या अनार का कर रही हूँ, तो उसकी कितनी कितनी मात्राएं ले रही हूँ, उस मात्रा पर उपयोगिता निर्भर करती है। जैसे गणनावाचक विश्लेषण के हिसाब से केले से मुझे 10 यूटिल्स मिली, दूसरे केले से मुझे 8 मिली, तीसरे से मुझे 4 मिली। तो 10, 8, 4 जो यूटिल्स उपयोगिता मिल रही है वही क्या है? उपयोगिता। तो ये मात्राओं पर उपयोगिता निर्भर करती है। तो कहने की बात यह है कि ये विभिन्न वस्तुओं की उपभोग की गई मात्रा पर निर्भर करती है। ये सब हम उपयोगिता की विशेषताएं जान रहे हैं कि उपयोगिता की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है बच्चों, अब उपयोगिता का फलन बना सकते हैं। हमने भी बात की कि उपयोगिता विभिन्न वस्तुओं की मात्रा पर निर्भर करती है। तो इस प्रकार से यदि हम x की इकाई देखें तो x1, x2, x3 या हम बहुत सारी x इकाइयों का उपभोग कर रहे हैं तो उस मात्रा पर उपयोगिता निर्भर करती है। तो इस प्रकार से हम फलन का निर्माण कर सकते हैं ना। तो हम बना सकते हैं u इज़ द फंक्शन ऑफ x1, x2, x3 डॉट डॉट डॉट, मतलब कितनी भी इकाइयाँ हो सकती हैं, xn। ठीक है, तो ये हमने बना दिया उपयोगिता फलन। u इज़ द फंक्शन ऑफ x1, x2, x3, xn। यहाँ u क्या है? u यहाँ पर है उपयोगिता। किस पे निर्भर करती है उपयोगिता? f है यहाँ पर फलन और x है वस्तु। ठीक है बच्चों, तो उपयोगिता x जो वस्तु है, x भी हो सकती है, y भी हो सकती है, z भी, कोई भी वस्तु हो सकती है, उसकी अलग अलग मात्रा पर निर्भर करती है।
ठीक है बच्चों। अब ये जो फलन है वो सभी व्यक्तियों के लिए क्या होगा, अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि सभी व्यक्तियों को अलग अलग चीज़ों से अलग अलग उपयोगिता मिलेगी ना मिलेगी, क्योंकि सबकी पसंद क्या होती है, अलग अलग होती है। क्या पता जो चीज़ मुझे पसंद हो उससे मुझे बहुत अधिक उपयोगिता मिले, लेकिन आपको वो पसंद ही ना हो तो आपको उससे कुछ भी उपयोगिता नहीं मिलेगी। तो ये फलन व्यक्तियों के हिसाब से बदल जाएगा, अलग अलग होगा। कि यह फलन व्यक्ति की पसंद को दर्शाता है, जो कि सभी व्यक्तियों के लिए क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है बच्चों। अभी हमने बात की थी कि गणनावाचक विश्लेषण के हिसाब से उपयोगिता को मापा जा सकता है। तो जेवंस और मार्शल और मिंजर ने बताया कि उपयोगिता को हम माप सकते हैं, और मापने की इकाई क्या है, याद रही है, नहीं भूल गए, यूटिल्स। ठीक है बच्चों, कि जेवंस, मार्शल और मिंजर के अनुसार उपयोगिता को यूटिल्स में मापा जा सकता है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे उपयोगिता जो विश्लेषण है, जिसका कि हमने नाम बताया था दूसरा, गणनावाचक विश्लेषण या कार्डिनल एनालिसिस। उसकी मान्यताएं क्या क्या हैं, तो आइए देखते हैं। इसकी पहली मान्यता है कि उपभोक्ता क्या होता है, विवेकशील। हमें जो विश्लेषण पढ़ेंगे हमें उसमें पहले पता होना चाहिए कि हम किस चीज़ को पहले से मानकर चल रहे हैं। हम बात कर चुके हैं फर्स्ट लेसन में मान्यताएं, कि कोई भी सिद्धांत यदि हम पढ़ते हैं तो पहले कुछ मान्यताएं ली जाती हैं। तो पहली मान्यता क्या है कि उपभोक्ता क्या होता है, विवेकशील होता है। अर्थात उपभोक्ता अपनी आय को यदि खर्च करता है तो वो देखकर करता है कि उसे संतुष्टि अधिकतम हो रही होगी या नहीं हो रही है। ठीक है बच्चों। तो उपभोक्ता क्या होता है, विवेकशील होता है। उपभोक्ता क्या करता है, अपनी उपयोगिता को अधिकतम करता है। वही बात आ गई कि उपभोक्ता ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगिता प्राप्त करना चाहता है। वो आय जो होती है उसकी और विभिन्न वस्तुओं की जो कीमत है उनको देखते हुए अपनी उपयोगिता को अधिकतम करना चाहता है। कि उपभोक्ता उपयोगिता को क्या करना चाहता है, अधिकतम करना चाहता है। तीसरी बात यह है कि उपभोक्ता को अपनी पसंद की पूर्ण जानकारी होती है। उसे पता होता है कि कौन सी चीज़ मुझे खरीदनी है जो मेरे लिए ठीक है, या कौन सी चीज़ मुझे स्किप करनी है, मुझे नहीं ध्यान देना है। तो कहने का मतलब यह है कि उपभोक्ता को पसंद और चयन की क्या होती है, पूर्ण जानकारी होती है। ठीक है। और चौथी मान्यता इसकी ये है कि उपयोगिता को मापा जा सकता है, और मुद्रा में भी इसको मापा जा सकता है कि 2 रुपये में इतनी उपयोगिता, 3 रुपये में इतनी उपयोगिता, इस प्रकार से। ठीक है। तो चौथी मान्यता ये है कि उपयोगिता मुद्रा द्वारा मापनीय है। ठीक है। और पांचवी मान्यता क्या है बच्चों इसकी, कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर होती है। सीमांत का अर्थ क्या होता है, अतिरिक्त इकाई। कहने का मतलब है कि मुद्रा की अतिरिक्त इकाई से जो उपयोगिता मिलती है वो कैसी रहती है, समान रहती है, वो नहीं बदलती। वो कैसी रहती है, स्थिर ही रहती है। तो वो है इसकी पांचवी मान्यता। तो हम जो उपयोगिता विश्लेषण पढ़ेंगे वहाँ हमको ये पांचों जो मान्यता हैं इनको ध्यान में रखना है। ठीक है बच्चों। अब आगे हम देखते हैं कि उपयोगिता क्या होती है और संतुष्टि क्या होती है। तो बच्चों हम अधिकतर देख लेते हैं कि उपयोगिता भी वही होती है और संतुष्टि भी वही होती है, लेकिन अर्थशास्त्र की भाषा में ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। कैसे? उपयोगिता, जैसे कि एग्जाम्पल लें, पंखे का ले लेते हैं। ठीक है। कि कोई पंखा बना है, यदि उसका निर्माण हुआ है तो उसमें हवा देने की उपयोगिता तो पहले से ही है कि पंखा बना है, चलेगा तो हवा तो देगा ही। तो वो उपयोगिता क्या होती है, पहले से ही होती है, पूर्व ही होती है। लेकिन यदि पंखा लगाया गया, फिक्स किया गया और उसको चलाया गया और उसके बाद उसने हवा दी, अर्थात उसने संतुष्टि क्या की, बाद में दी, तो कहने का मतलब है ये है कि उपयोगिता तो पहले से ही होती है किसी वस्तु में। जैसे कि रोटी है या चपाती है, उसमें भूख शांत करने की उपयोगिता होती है, लेकिन हमने उसको खा लिया और हमारी आवश्यकताओं की क्या कर ली, संतुष्टि। तो संतुष्टि तो बाद में हुई ना। ठीक है बच्चों। तो पहला क्या है, उपयोगिता उपभोग करने से पहले होती है, जबकि संतुष्टि उपभोग करने के बाद। ठीक है। दूसरा, उपयोगिता को हम अनुमानित कर सकते हैं कि ये उपयोगिता मिलेगी, ये मिलेगी, जबकि संतुष्टि प्राप्त करने के बाद होती है। अनुमानित होती है उपयोगिता, एक्सपेक्टेड होती है। जैसे देखो चित्र में कितना अच्छा बता रखा है, बैठ के वो सोच रहा है ये उपयोगिता, और इसमें क्या देखा,
खाने पे मिली, अर्थात रियलाइज्ड। ठीक है बच्चों, और उपयोगिता जो होती है उसको मापा जा सकता है, जबकि संतुष्टि को मापा नहीं जा सकता। ठीक है बच्चों, तो ये तीनों में क्या है, अंतर है कि उपयोगिता तो क्या होती है, उपभोग करने से पहले होती है, जबकि संतुष्टि उपभोग करने के बाद होती है। उपयोगिता अनुमानित की जा सकती है, आशातीत होती है, जबकि संतुष्टि प्राप्त होने के बाद होती है। उपयोगिता मापी जा सकती है, जबकि संतुष्टि मापी नहीं जा सकती। तो ये था बच्चों उपभोक्ता संतुलन का पहला पार्ट, जिसमें हमने उपयोगिता के बारे में अध्ययन किया। आया बच्चों समझ में? हमने क्या देखा कि जो उपभोक्ता है उसे वो क्या है कि उपभोक्ता वह है जो वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग कर अपनी आवश्यकताओं को क्या करता है, संतुष्ट करता है, और उसका उद्देश्य क्या होता है, अपनी आय और कीमतों के आधार पर अपनी संतुष्टि को अधिकतम करना। इसके बाद हमने देखा कि उपभोक्ता के व्यवहार को जानने के लिए दो प्रकार की धारणाएं हैं, गणनावाचक और क्रमवाचक। गणनावाचक का अर्थ होता है कि जिसमें उपयोगिता को मापा जा सकता है और मापने की इकाई क्या है, यूटिल्स। और क्रमवाचक में हमने देखा कि उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता, बल्कि उसके क्रम निर्धारित किए जा सकते हैं, और विभिन्न व्यक्तियों के लिए वो क्रम भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। उसके बाद हमने गणनावाचक विश्लेषण का अध्ययन किया, उसका हमने दूसरा नाम भी बताया, क्या था, उपयोगिता विश्लेषण। हमने उसमें उपयोगिता के बारे में बताया कि उपयोगिता क्या होती है, किसी भी वस्तु या सेवा में जो आवश्यकता संतुष्ट करने की शक्ति होती है उसे ही क्या कहते हैं, उपयोगिता। और उपयोगिता विश्लेषण के हिसाब से उपयोगिता मापनीय होती है, जिसे कि हम यूटिल्स में माप सकते हैं। इसके बाद हमने उपयोगिता विश्लेषण की मान्यताओं के बारे में देखा कि उपभोक्ता विवेकशील होता है, वह अपनी उपयोगिता को अधिकतम करना चाहता है आदि। अब इसके बाद हमने देखा कि उपयोगिता और संतुष्टि में क्या अंतर है। तो बच्चों ये था आपका इसका पहला पार्ट। अब हम आगे लेके आएंगे इसका दूसरा पार्ट, जिसमें हम जानेंगे उपयोगिता के प्रकार के बारे में कि उपयोगिता कितने प्रकार की होती है और उनमें आपस में क्या संबंध है। तब तक में आप मेरे साथ बने रहिएगा और इसको पढ़ते रहिएगा, और हाँ, ये सभी चीज़ों को नोट जरूर कर लीजिएगा, ताकि कि आपको परीक्षा में पढ़ने में आसानी रहे। थैंक यू।